हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आज अपने स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 25। देखो, एज सच कोई अमेंडमेंट्स ये सब नहीं है, थोड़ा बहुत सर्कुलर आता है। एक बार आपको बता देता हूँ सर्कुलर एग्जैक्टली क्या चीज पे फोकस करता है, दैट्स इट। कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जून 25 दिसंबर 25 में फाइनेंस एक्ट सेम है। आपको जो भी जून 25 में पढ़ाया गया था सेम दिसंबर 25 में है। जून 25 और दिसंबर 25 में फाइनेंस एक्ट सेम होने की वजह से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत सर्कुलर्स जो सीबीएसई लेकर आता है वो एक बार अपने को पढ़ना है, वो भी उतना ही पढ़ना है जितना इंस्टीट्यूट अपने को सप्लीमेंट्री पेपर इशू करके बताया है। मैंने सप्लीमेंट्री पेपर गो थ्रू किया है और मैंने शॉर्ट में आप लोग के लिए नोट्स बना दिया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बट अगर आप हमारे एनरोल स्टूडेंट हो तो आपको ऐप में ऑलरेडी इसका पीडीएफ का कॉपी मैंने मार्किंग्स और विदाउट मार्किंग्स दोनों डाल दिया है। ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा और ये वीडियो मेरे सारे स्टूडेंट्स को, जो मेरे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐप में भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां पे फॉलो करके देख लेना सर। रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं एक बार आप जून का भी एक बार अमेंडमेंट देख के जाना, सो दैट आपसे कोई अमेंडमेंट मिस आउट नहीं हो जाए, क्योंकि मैं अभी वही अमेंडमेंट कवर करवा रहा हूँ जो दिसंबर के लिए एडिशनली एड ऑन हुआ है। अगर कोई जून 25 का अमेंडमेंट्स भी देखना चाहता है, क्योंकि जून 25 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, हर जून में हमेशा ज्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं क्योंकि फाइनेंस एक्ट उसी टर्म से चेंज होता है। तो रिक्वेस्ट है वो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। नोट्स एंड ऑल सब आपको मेरे ऐप में मिल ड्राइव पे मिल जाएगा जो मेरे एनरोल स्टूडेंट है। और अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट हो तो आपको मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप में सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंटरमीडिएट का इनडायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट्स, डायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। आज अपने खाली डिस्कस करने वाले आईडीडी का अमेंडमेंट्स। पहला है चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर। चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर में एक सर्कुलर आया, आपको याद होगा, सेक्शन 95। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सेक्शन 95 क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, टैक्सेस पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टैक्स देना पड़ता है। टैक्सेस पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में क्या है, अपने पढ़े थे, दैट इफ एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, नोटिफाइड सर्विसेज पे जीएसटी लायबिलिटी विल बी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। मुझे एक चीज बताइए, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जो जीएसटी पे कलेक्ट करता है 95 में, जो पेमेंट करता है, वेदर आईटीसी कैन बी यूज टू पे दैट पर्टिकुलर टैक्स? डेफिनेटली नो, वो अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप उस पर्टिकुलर टैक्स के लिए आईटीसी यूज नहीं कर सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो जीएसटी चार्ज करेगा 95 में, दैट हैज टू बी मैंडेटरी पेड इन कैश, नंबर वन। नंबर टू, मुझे एक चीज बताइए, जो जीएसटी का आउट जो पेमेंट करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, whether that e-commerce operator is supplying that service on their own account? Answer is no. The supply is being done through e-commerce operator. तो अकॉर्डिंगली मुझे बताइए, अगर वो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू खाली सप्लाई हो रहा है, वेदर इट विल बी whether it will be said that they have to reverse the input tax credit whatever they are using it to provide that services? The answer is, sir, they are not providing that services, only through them services are being provided. तो ITC का रिवर्सल ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं करना पड़ेगा फॉर द सप्लाईज विच इज सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से आइए सर्कुलर को गो थ्रू करते हैं, बहुत सिंपल है, आइए चेक करते हैं। क्लैरिफिकेशन है, ये 31 दिसंबर 24 का सर्कुलर है। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर वेयर the services specified under 95 are supplied through their platform। उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर सर्विस दिया जा रहा है तो क्या उनको आईटीसी जो है क्या होगा सर? Whether the e-commerce operator required to pay tax under 95 is liable to reverse proportionate ITC on the input and input services to the extent of the supply is made under 95। क्या 95 वाला जो सप्लाई हो रहा है उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्या अब वो बोला जाएगा कि वो 95 वाला जो सप्लाई हो रहा है टू दैट एक्सटेंट उसमें भी आप आईटीसी रिवर्सल करिए? तो देखो, इस पे सीबीएसई का पूरा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इको इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर 95 ऑन टू अकाउंट: supplies notified under 95 for which he is liable to pay tax as if he is the supplier। दूसरा, वो खुद भी जो एक्चुअल सप्लाई कर रहा है, वो खुद भी जो एक्चुअल सप्लाई कर रहा है ऑफ इट्स ओन सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर विच ही चार्जेस द प्लेटफॉर्म फी कमीशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म यूजर्स। तो सप्लाई ऑफ हिज ओन सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर विच ही चार्जेस द प्लेटफॉर्म फी कमीशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म यूजर्स। मतलब वो खुद भी जो सर्विस दे रहा है बाय प्रोवाइडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर विच ही चार्जेस द प्लेटफॉर्म फी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म यूजर्स। बात को समझने की कोशिश करिएगा सर। सर्विस एलिमेंट अलग हुआ और उसका खुद का जो सर्विस है वो खुद तो कमाएगा ना भैया,
कि बस जो सप्लायर ने एक्चुअल वैल्यू लगाया उस गुड्स का या सर्विस का बस उतना ही देगा। नहीं भैया, उसका खुद का एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फी होगा। याद करो, बुक माई शो में आप टिकट बुक करते हो तो एक कन्वीनियंस फी होता है, तो उसका जो कन्वीनियंस फी है उसका खुद का सर्विस का कॉस्ट है। बाय प्रोवाइडिंग इस प्लेटफॉर्म फॉर विच ही चार्जेस द प्लेटफॉर्म फी। तो दो तरह के सप्लाईज होते हैं जो ये लोग करवाते हैं, एक तो उनका खुद के सप्लाईज नोटिफाइड 95 और दूसरा उनका प्लेटफॉर्म सर्विसेज। फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट टू अबव, ये वाला, द इको प्रोक्योर्स द इनपुट एज वेल एज द सर्विसेज फॉर विच ही अवेल्स द आईटीसी। अपना खुद के अकाउंट में जो सर्विस दे रहा है, प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहा है, उसके लिए वो जो भी इनपुट सर्विस ले रहा है उसका क्रेडिट वो ले लेता है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट, ये हम लोग याद करो, हमने स्विगी जोमेटो वाला रेस्टोरेंट सर्विसेज वाला हमने एक सर्कुलर पढ़ा था, वहां पे एकदम क्लियर था, ये यहां पे एकदम क्लियर था, और ये चीज वापस से रीट्रेट हुआ है दैट इको विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट on the account of the restaurant services where they are paying tax under 95. It is also been clarified that the ITC will not be allowed to be utilized for the payment of liability under 95. दोनों हमने क्लियर कर लिया था कि 95 का टैक्स पे करने के लिए no credit will be utilized and ICO will also not be required to reverse any input tax credit for the supplies made under 95. Right? The principle is basically simple, that which has been outlined also applies to the supplies made in respect of other services specified under 95. मतलब obvious सी बात है, ये खाली रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए नहीं है, ये बात बाकी 95 के सारे सर्विसेज के लिए। क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर आपको याद होगा, एकोमोडेशन इन होटल्स अगर आपको याद होगा, हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर आपको याद होगा, राइट? ये सब कुछ सर्विसेज हमने पढ़ा था विच इज नोटिफाइड अंडर 95, और यहाँ पर इको विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर 9, वेर इको इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर 95, दे कैन नॉट यूटिलाइज देयर ITC. In view of this, it is very clear that e-commerce operator who is liable to pay tax under 95 for the above specified services, it is not required to reverse the ITC proportionately to the extent of the supplies made under 95. They do not have to reverse the ITC. दूसरी बात, ECO will be required to pay the full tax liability on account of supplies under 95 only through the cash ledger. The credit availed by them used to facilitate the supplies cannot be used for discharging tax liability under 95. But ध्यान देना, जहां पे वो ये वाला सर्विसेज, जहां वो प्लेटफॉर्म फी पे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर में जो इनपुट है वो क्रेडिट वो यूज कर सकते हैं टू पे देयर टैक्सेस, बट जहां 95 वाला सप्लाईज है वो क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हैं। पॉइंट एकदम क्लियर है सर, कि आप मान लीजिए 100 रुपीज जो है उसके थ्रू चाहो 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया आपने, तो 20 रुपए पे जो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं उसके लिए आईटीसी यूज कर सकते हैं, पर 100 रुपीज पे जो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं उसके लिए आईटीसी यूज नहीं कर सकते हैं। देखो इसका टेबल है, whether ECO must reverse the ITC proportionately? No, ECOs are not required to reverse ITC proportionately. Principle is already clarified in restaurant services wala circular. Use of ITC for 95 liability not allowed. Tax under 95 should be fully paid in cash. ITC cannot be used for such liability. However, ITC can be used for ECO's own taxable services जैसे platform commission. जो platform commission पे GST लेगा उसके लिए वो ITC यूज कर सकता है, but ITC cannot be used to pay tax under 95. बहुत क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो ये था सर हमारा पहला सर्कुलर सेक्शन 9। अब आप इसको कोई अमेंडमेंट बोलोगे क्या? ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। आपको ऑलरेडी पता था, आपको मैंने एक डिस्कशन किया, एक पर्टिकुलर आपके साथ एक फैक्ट्स बताया, इशू बताया, इशू के ऊपर सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई किया वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज पे 2 अमेंडमेंट है। Reverse charge notification section 9(3), we all know that liability to pay GST will be on the notified recipients on the notified services. पहला है sponsorship services. Sponsorship services हमने पढ़ा था, any person supplying sponsorship services to any body, corporate or a partnership firm located in taxable territory will be liable to tax under RCM. यहां पर अमेंडमेंट बस इतना से आया है कि बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लायर के स्कोप से बाहर कर दिया है, यानी यहां सिंपल है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट शुड सप्लाई। यानी अगर कोई कंपनी, ध्यान देना बेटा, अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो नो आरसीएम विल बी लेविड, राइट? नो आरसीएम इफ कंपनी सप्लाईज, इफ कंपनी इज द सप्लायर। अगर कंपनी सप्लाई कर रहा है तो आरसीएम नहीं लगेगा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में। तो यहां पे एक वर्ड्स ऐड हो गया है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई पर्सन अगर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, यानी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सप्लाई कर रहा है या पार्टनरशिप फर्म को सप्लाई कर रहा है इन टैक्सेबल टेरिटरी, वहीं पर क्या लगने वाला है? आरसीएम लगने वाला है। तो बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक कॉर्पोरेट्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स, दे विल बी
subjected to, they will not be in that case RCM will not be applicable. तो रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट से ही ले रहा है तो RCM नहीं लगाएंगे. बट बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से ले रहे हैं, मान लो पार्टनरशिप फर्म से ले रहे हैं, इंडिविजुअल से ले रहे हैं, HUF फर्म से ले रहे हैं, ट्रस्ट से ले रहे हैं, वहां पे लग जाएगा क्या, रिवर्स चार्ज. दूसरा आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. याद करो अदर देन रेसिडेंशियल डीलिंग, ये हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी का. कमर्शियल प्रॉपर्टी का जब रेंटिंग सर्विसेज होता है तो हमने एकदम क्लियरली पढ़ा था, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी का सर्विसेज देता है तो यहां पर क्या लगने वाला है, यहां पे RCM लगने वाला है. ठीक है. कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. आई रिपीट, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें किसका, हम बात करते हैं अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का. सर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में तो एनी पर्सन पढ़ ही लिए थे सर, एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन. यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड. अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लाई कर रहा है रेंटिंग सर्विसेज ऑफ एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पर क्या लगेगा, RCM. तो यहाँ पे अमेंडमेंट बेसिकली आया है. ठीक है, यहाँ पे कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया है. Composite taxpayers यानी those who are paying tax under section 10 even though they are registered they are not liable to pay GST under RCM in this service. यानी renting of commercial properties पे RCM will not be applicable on them. RCM इनके ऊपर applicable नहीं होगा सर. जैसे आपको याद करो सिक्योरिटी सर्विसेज में भी पढ़ाया था मैंने नोट 1 देके कि सिक्योरिटी सर्विसेज में भी RCM नहीं लगने वाला है ऑन द कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन. वैसे ही रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे भी RCM नहीं लगने वाला है ऑन कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन. तो कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है इन द रेसिपिएंट डेफिनेशन इवन दो दे आर रजिस्टर्ड. सो रजिस्टर्ड अदर देन दोज हु हैव ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, दिस हैज बीन एक्स्ट्रा एडेड इन द अमेंडमेंट नोटिफिकेशन, द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन. ठीक है, तो ये एक बार अपने को देख के जाना है. तो बस चार्ज ऑफ जीएसटी में एक सर्कुलर है 9.5 को लेके और 9.3 में 2 अमेंडमेंट है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में. कमर्शियल प्रॉपर्टीज वाली स्कोप में रेसिपिएंट में कॉम्पोजिट टैक्सेबल पेयर्स हैज बीन एक्सक्लूडेड एंड सप्लायर्स में बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन एडेड. मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में RCM लग जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में. ये बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट है. सपोज आपको याद होगा हमने 16(2)(b) का कंडीशन पढ़ा था दैट गुड शुड हैव बीन रिसीव्ड ओनली देन यू विल गेट द ITC. मुझे बताओ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक सिंपल सा बात बोल रहा हूं, सप्लायर मिस्टर एक्स है, मैं हूं रेसिपिएंट, सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री जो है सप्लाई कर दिया, यानी हिज बात से सुना, his transfer of ownership and risk and reward is being transferred only at his factory gate. Now delivery transportation responsibility is upon me. Transporter will deliver the goods from his location to my location or I will deliver myself the goods location from his location to my location. Point यहाँ पे आ रहा है कि सर ITC where goods have been delivered by the supplier at his place of business under X works contract. यानी एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जब उसके प्लेस ऑफ बिजनेस में ही डिलीवरी हो गया है तो ITC मुझे कब लेना है, जब उसके प्लेस में डिलीवर हो गया है और कि जब मैंने उस गुड्स को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में रिसीव किया है. When will I say that 16(2)(b) condition has been complied? When the day when I have received the goods in my premises or when I have taken the delivery at his place of business. तो एक बहुत ही एक जनरल डिबेट था जिसको गवर्नमेंट ने CBIC सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज बीन क्लैरिफाइड, राइट. पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं. आंसर यही है कि वहां जब डिलीवर हो गया है ना एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर then only ITC can be taken unless and until वहां से यहां तक आने में गुड्स लूज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया तो बात अलग है भैया. तब मान लो आपने 100 kg वहां रिसीव कर लिया, आप 90 kg यहां लेकर आए, अल्टीमेटली आपको 10 kg का रिवर्सल करना पड़ेगा. अगर आपने 100 kg का ITC ले लिया आपको 10 kg का रिवर्सल करना पड़ेगा. पॉइंट यहां पे आता है सर्कुलर क्लैरिफाइज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITC पर्टिकुलरली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस EXW. इशू अरोज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. ऑटोमोबाइल सेक्टर में इशू आया where the dealer receives the goods from, that is vehicles, from the OEMs at the factory gate. Factory gate से responsibility dealer का रहता है, OEM अपने factory gate में delivery दे देता है and the transport is arranged on behalf of the dealer.
Field formations have raised objections arguing that ITC can only be claimed upon physical receipt at the dealer premises. अब भाई इसका प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको एक रीजन बताता हूं. डीलर के पास आते आते काफी टाइम लग जाता है यहां पर, तब तक उनका जो है कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, वो इनपुट ले नहीं सकते हैं. गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर वहां पे रिसीव हो चुका है एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द लोकेशन, I mean at the place of delivery of the location, and especially when it is X factory, then there is no need to postpone the claim of ITC. The board has clarified that goods are deemed to be received when they are delivered by the supplier to the recipient or to any person. एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एनी पर्सन कौन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया. गुड्स डिलीवर्ड या तो रेसिपिएंट को हो गया और एनी पर्सन को हो गया ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट. अगर आपको कुछ याद होगा, बिल टू शिप टू, बिल टू शिप टू हमने क्या पढ़ा था, दैट ए हैज इंस्ट्रक्टेड बी टू डिलीवर इट टू सी. तो बी ने एक्चुअली सी को डिलीवर किया, बट माना किसको जाएगा कि ए मेरा थर्ड पर्सन है, कोई अदर पर्सन है, तो ए को रिसीव हो गया है. तो दैट इज बेसिकली ये सेम कॉन्टेक्स्ट यहां पे लाया है. एंड यहां पर बोले इन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट द हैंडिंग ओवर द गुड्स बाय द ओईएम टू द ट्रांसपोर्टर एट द फैक्ट्री गेट. यानी फैक्ट्री गेट पे जब ओईएम के फैक्ट्री गेट पे जब गुड्स डिलीवर हो गया है ऑन द डीलर इंस्ट्रक्शंस अमाउंट टू रिसीट ऑफ गुड्स. मतलब बिल टू शिप टू है, that on the dealer instruction the handing over the goods have been done to the transporter, कि ट्रांसपोर्टर को हैंडिंग मैंने बोला है ओईएम को बोलने की चलो उसको दे दो, मैंने रिसीव कर लिया है. ITC can thus be claimed at that point of time without waiting for physical arrival at the dealer's premises. जो मेन पॉइंट होता है मैं हमेशा उसको अंडरलाइन और बोल्ड कर देता हूं, आपको वही याद रखना है एग्जाम में और यही प्रोड्यूस करना है एग्जाम में. बाकी इसके इर्द गिर्द जो पॉइंट्स है जस्ट टू अंडरस्टैंड मेक यू एक्सप्लेन. Right? So this principle will apply across all the industries, not only automobile sector where X works contract are executed. However, बस ध्यान रहे ITC is admissible only if goods are used in the course of furtherance of business and subject to other conditions also. But वहां पे तो आपने goods receive कर लिया, वहां पे डिलीवर हो गया डीलर को, डिलीवर हो गया ट्रांसपोर्टर को, रिसीव हो गया. अब आपके प्लेस में लाते लाते गुड्स का कुछ अलग ही रुख बदल गया. If goods are diverted for non-business purpose or lost or stolen or destroyed or written off or given as free samples, let me tell you ITC नहीं मिलेगा उस समय. तब तो सर ये एक्चुअली आपका गलत हो जाएगा अगर आप तब भी ITC ले रहे हो. And this clarification ensures uniform application of law and prevents unwarranted denial of credit in genuine business transaction. Genuine business transaction है, आपको क्रेडिट मिलेगा सर. तो सर्कुलर यहाँ पर आया for the benefit of the taxpayers with respect to ITC under X works contract basis. Definitely you can expect one solid question from this. In case if it comes, आप definitely इसका जवाब दे पाएंगे because हमने इसको amendment के फॉर्म पे पढ़ लिया है सर. नेक्स्ट आता है एक बहुत ही सिंपल सा सर्कुलर, दैट इज ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई का एक पॉइंट आता है कि सर जब हम नॉर्मली जब हम ऑनलाइन सर्विसेज का यहाँ पर बात किया गया, एंड व्हेन ऑनलाइन सर्विसेज का बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में जनरली आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ. ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर हो गया ओएडार सर्विसेज विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट. सीबीएसई का बेसिकली एक प्रॉब्लम था, मतलब एक फील्ड फॉर्मेशंस का क्या इश्यूज था जो प्रॉपर ऑफिसर ने इश्यूज रेज किया कि जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हो रहे हैं वहां पे जो सप्लायर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना ही एड्रेस दे रहा है. They are not even disclosing the name of the state of the recipient. And if the name, let me tell you, if you remember, location of the recipient is not traceable, then location of supplier will be considered to be the place of supply. And they are paying CGST, SGST. They are paying CGST, SGST. Because location of supplier और place of supply अगर same state में है तो CGST, SGST लगेगा, intrastate supply होगा. यहाँ पे एक circular आया कि when the supply of services is being done to unregistered recipients, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना कैसे पड़ेगा. आपको पता है वो रूल क्या है उसका, बट यहां पे एक पॉइंट इन्होंने इनवॉइस चैप्टर से कनेक्ट किया कि देखो इनवॉइस व्हेन इट इज इशूड बाय फॉर ओएडार सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, द नेम ऑफ द स्टेट हैज टू बी मेंशन्ड. द नेम ऑफ द स्टेट हैज टू बी मेंशन्ड एंड एक्चुअल नेम ऑफ स्टेट अगर दिया है और वो मेंशन करना है तो आपको उसके बेसिस पे चार्ज करना पड़ेगा. आप एक रैंडम जनरल डिक्लेरेशन नहीं ले सकते कि सिंस इनवॉइस में नथिंग इज मेंशन्ड माय प्लेस will be considered to be the place of supply. तो प्लेस ऑफ सप्लाई का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या है देखो, एंड यहां पर बात किया जा रहा है ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. ध्यान देंगे यहां पे बात किया जा रहा है ऑनलाइन सर्विसेज टू
unregistered person. This circular addresses the issue of incorrect declaration of place of supply where the online services like OIDAR, digital subscriptions, services via e-commerce platforms are supplied to unregistered persons. तो ये circular address करता है basically आप false place of supply का जो details है you are giving when it comes to online services, OIDAR services. तो several suppliers are wrongly declaring the place of supply as their own location. वो अपना ही location को क्या मान रहे हैं? उनका प्लेस ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ द रेसिपिएंट्स लोकेशन विच इज मैंडेटेड बाय सेक्शन 12(2)(b). ये हो गया जनरल रूल. ये जनरल रूल है, मैंडेट करता है कि भैया तुमको लोकेशन और रेसिपिएंट लेना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ रेसिपिएंट्स लोकेशन ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द रेसिपिएंट स्टेट इन द इनवॉइस, online service providers are not recording the name of the state of the recipient in the invoice. This results in incorrect tax credit allocation. यहां पे क्या होता है, एक ही स्टेट पे जहां पे सप्लायर है वहीं पे सारा का सारा जो है CGST SGST का सब कुछ एलोकेशन हो रहा है. तो दिस सर्कुलर clarifies that all the taxable online services supplied to unregistered person B2C, देखो B2B में तो कुछ इश्यू नहीं है, ट्रेसेबल हो जाएगा. B2C में whether through self operated or third party e-commerce platforms the state of the recipient must be recorded on the invoice. Let me tell you, जो रेसिपिएंट का स्टेट होगा ना वो इनवॉइस में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जो रेसिपिएंट का स्टेट होगा वो इनवॉइस में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू. रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू उनको जो है रेसिपिएंट का जो डिटेल है वो अपने इनवॉइस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये जरूरी है. दिस इज मैंडेटरी एज पर द रूल ऑफ द CGST रूल्स एंड दिस स्टेट विल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड. ये अपने ऑलरेडी इनवॉइस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अकॉर्डिंगली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द स्टेट एंड द टैक्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द अप्रोप्रिएट स्टेट. मतलब सिंपल है, IGST लगाने बोल रहा है भाई. अगर तेरा स्टेट दूसरा है, रेसिपिएंट का स्टेट दूसरा है, तो तुम निकाल अलग अलग स्टेट, तुमको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. इनफैक्ट B2C में भी स्टेट वाइज एलोकेशन करना पड़ेगा. दिस इज द प्रिंसिपल रूल. ठीक है, तो सिंपल है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स में recipient's address state needs to be, recipient state needs to be recorded in the tax invoice and that is compulsory. Examples include what? Subscription to OTT platforms, newspapers, mobile app services, telecom services, e-newspapers, OIDAR services. Suppliers are required to collect state-wise information from unregistered users before supply. यानी suppliers को बोला कि भाई जब तुम फॉर्म भरवाते हो ऑनलाइन सर्विस के लिए, बाई करने के लिए, सर्विस लेने के लिए, तो आप उससे स्टेट पूछो and report it correctly in GSTR1. फेलियर टू कंप्लाई में अट्रैक्ट पीनल प्रोविजंस अंडर 122. मतलब सिंपल है गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है. प्लेस ऑफ सप्लाई करेक्टली डिटरमाइन नहीं करेगा, खाली टैक्स पे करना नहीं है कि CGST SGST पे कर दिया, IGST छोड़ दिया, करेक्टली डिटरमाइन करना पड़ेगा. ऑनलाइन सर्विसेज वालों के लिए गवर्नमेंट ने CBSE का सर्कुलर रिलीज किया फॉर B2C. ठीक है, चलो ठीक है. नेक्स्ट आता है सर वाउचर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है वाउचर्स, क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू GST ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स. देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है. ये बेसिकली है वो वाउचर जो अपने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़े थे. इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ इशू. इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, द डेट ऑफ रिडेम्पशन. बट इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वाउचर्स को लेके. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इशू पर्टेन करता है वेदर ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स अमाउंट्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नॉट. पहले तो ये बता रहा है कि भैया जो वाउचर में, वाउचर की जो सप्लाई हो रही है, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है कि नहीं है. तो लेट मी टेल यू, this clarification states that vouchers are instruments creating an obligation to accept them as a consideration for the supply. मान लीजिए अगर मैंने आपको वाउचर दिया और आपसे मैंने कोई सप्लाई लिया, राइट. मेरे पास मान लो वेस्ट साइड का 1000 रुपए का वाउचर है जो मेरे को राखी में गिफ्ट मिला था मेरी सिस्टर से. मैंने क्या किया, गया वेस्ट साइड गया, मैंने 1000 रुपीज का या जो है मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया वेस्ट साइड में जाके. ठीक है, इफ द वाउचर क्वालिफाई एज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द RBI, इट इज डेफिनेटली कंसिडर्ड मनी. वो वाउचर कुछ नहीं है बट वो मनी है, एंड दस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST लॉ. ठीक है, GST लॉ मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि वाउचर का आदान प्रदान करना. एग्जांपल ये भी समझो, मेरी सिस्टर ने वाउचर खरीदा होगा, कहां से, वेस्ट साइड से खरीदा होगा, तो उसने वाउचर लिया और उसने 1000 रुपया दिया. आई रिपीट, उसने वाउचर लिया और उसने वाउचर लिया और 1000 रुपया दिया, 1000 रुपए का वाउचर था. तो यहां पर बोला जा रहा है कि ट्रांजैक्शन इन मनी है, एंड मनी this is a prepaid instrument recognized by the RBI voucher and that is considered as money. and money and securities तो हमने पढ़ चुके हैं कि वो GST के स्कोप में नहीं आते.
वो गुड्स एंड सर्विसेज के स्कोप में नहीं आता है। इवन इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई सच वाउचर्स कैन बी ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम। वो एक तरह से क्या है, एक्शनेबल क्लेम है, नॉट कसिनो गैम्बलिंग वाला एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं। तो एक्शनेबल क्लेम भी ऐसे स्कोप ऑफ सप्लाई के बाहर है, एंड इट इज फॉल अंडर शेड्यूल 3, hence not considered as supply. Therefore, transaction in vouchers themselves are not taxable in GST. जो खाली vouchers का transaction कर रहे हैं ना, vouchers का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए का वाउचर खरीदे, इज नॉट टैक्सेबल। दो द अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हिच द वाउचर इज रिडीम्ड रिमेन्स टैक्सेबल। हाँ, बाद में मैं वाउचर यूज करूंगा परचेज करने के लिए, वो टैक्सेबल होगा, बट वाउचर खाली मैं ले रहा हूं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, व्हेन इट इज ओनली ट्रांजैक्शन मनी और इट इज अ एक्शनेबल क्लेम नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। सेकंड इशू क्या है, जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स। ठीक है, अल्टीमेटली जो वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एजेंट्स, वहां पे क्या होगा, इन P2P transactions, principal to principal transaction, where distributor purchase and resell the vouchers at a margin, वो खाली परचेज करते हैं और मार्जिन में सेल कर देते हैं। द ट्रेडिंग ऑफ वाउचर इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड नॉट लायबल टू जीएसटी। वाउचर्स का जो ट्रेडिंग है इस पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, बट इफ वाउचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कमीशन और अ एजेंसी बेसिस, कमीशन कमा रहे हैं मैं उस वाउचर को बेचकर, द कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब वाउचर को खरीदा, वाउचर को बेचा, नॉट अ सप्लाई। बट अगर इफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कमीशन बेसिस कि भैया मेरे थ्रू इतना जाएगा तो मैं तुमसे 5% लूंगा वाउचर के वैल्यू पे, तो जीएसटी उस कमीशन वैल्यू पे लगेगा। थर्ड इशू क्या है, द एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वाउचर इशूअर्स सच एज को ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड कस्टमर केयर। ध्यान से सुनना, जो वाउचर्स इशू करते हैं उनको एडिशनल सर्विसेज दिया जाता है, ब्रांडिंग करने का, एडवर्टाइज करने का, टेक्निकल सपोर्ट का एंड कस्टमर केयर का। क्योंकि देखो जब वो वाउचर में प्रिंट करते हैं, जैसे मान लो मैं वाउचर दे रहा हूं तो वाउचर कार्ड बनेगा ना, तो वाउचर में प्रिंट करवाना पड़ेगा मेरा लोगो, डिजाइनिंग, तो मैं ये सारे सर्विसेज, वाउचर से रिलेटेड सर्विसेज वो वाउचर इशूअर्स को देता हूं। सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट दीज आर सेपरेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सर्विसेज एंड जीएसटी इस पे लगता रहेगा। सर मैं ब्रांडिंग, एडवर्टाइज, वो कार्ड के ऊपर में जो भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं कुछ सर्विस दे रहा हूं, वो कार्ड छपवाने का, उसका पेपर है, उसका डिजाइनिंग है, वो सब पे जीएसटी लगेगा। वाउचर का आदान प्रदान पे, वाउचर का बाई सेल पे जीएसटी नहीं लगेगा, वाउचर पे ट्रेडिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास आता था बच्चों का और मैं यही जवाब देता था, सर व्हाट अबाउट दोज वाउचर्स जो हमने, जैसे मान लो मेरी सिस्टर ने मुझे दे दिया 1000 रुपए का वाउचर, मैं उसका 6 मंथ्स एक्सपायरी था, मैं नहीं किया वो 6 मंथ्स में कोई परचेज, तो क्या होगा सर, देन व्हाट विल हैपन। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्लैरिफाई किया है, इसको बोलते हैं ब्रेकेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकेज, एंड दिस इज नोन एज अनरिडीम्ड वाउचर्स। दिस क्लैरिफाइज दैट जीएसटी विल नॉट बी लेविएबल ऑन ब्रेकेज सिंस देयर इज नो अंडरलाइंग। आज मान लो सिस्टर ने कूपन खरीद लिया, वाउचर खरीद लिया, उसमें जीएसटी नहीं लगा। यार भाई मैंने जब एक्चुअली जब तक कोई गुड्स लिया ही नहीं है, सर्विस लिया ही नहीं है उस वाउचर के अगेंस्ट में, तो जीएसटी काहे को लगेगा। तो no GST will be payable on the breakage since there is no underlying supply of goods and services, and in such cases and the retained amount does not qualify as consideration। वो पैसा तो शॉपकीपर के पास रह गया, वेस्ट साइड के पास रह गया, वो तो फ्री का माल है उसका, मेरा गलती है, तो ये कंसिडरेशन ही नहीं है। This must be clear, there must be a clear supply of goods and services and a contractual agreement for consideration to trigger the tax liability, which is absent in the case of non-redemption। तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। Overall, this circular brings an treatment clarity in the treatment of vouchers, distinguish between voucher issuance, voucher trading, associate services and non-redemption। वाउचर इश्यूएंस पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज नो। वाउचर ट्रेडिंग पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज नो। एसोसिएट सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज यस। एंड नॉन रिडेम्पशन सिनेरियोस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो वाउचर्स से रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, या वाउचर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आ जाएगा तुम्हारे कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था वाउचर्स वाला, इसका भी सर्कुलर 31 दिसंबर 2024 को पूछा गया था सर, आया था ये सर्कुलर। ठीक है, एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं बेटा। रजिस्ट्रेशन में इन्होंने एक बहुत अच्छा रूल निकाला अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब भाई उनको किसी भी तरीके से अगर पोर्टल यूज कर रहा होता है ना, जीएसटी पोर्टल, वो यूज नहीं कर पाते बिकॉज कहीं भी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो हाउ विल दे डू, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक नंबर लेके आने का,
temporary identification number. Rule 16A has been inserted in registration chapter. Right, has been inserted in registration chapter. ठीक है. Rule 16 is inserted to empower the officer to grant a temporary identification number to any person not liable for registration but required to pay GST. Liable to pay GST. An order for the same will be issued in Part B of REG 12, which has now been updated to include the provisions of both temporary registration as well as temporary identification. आपको पढ़ाया गया था एक प्रोविजन याद करो. Officer suo motu can grant registration to the persons, right, by passing an order. They can suo motu give you temporary identification number also. तो एक हो गया temporary registration का और एक है temporary identification का, right, temporary identification का. बस इतना याद करो. This issue addressed is the procedural gap where certain persons, although not liable for registration, are still required to make some payments in GST. Like मान लो याद करो पेनल्टी का पेमेंट करना है, ठीक है, ये आपको फाइनल में पढ़ाया जाएगा. पेनल्टी का पेमेंट करना है क्योंकि किसी के वजह से मैं कर रहा हूँ, किसी के वजह से मैं फंस गया, मेरे ऊपर पेनल्टी आया, मैंने किसी के ऊपर हेल्प किया, किसी को टैक्स एविजन करने के लिए हेल्प किया, तो मेरे पे कुछ पेनल्टी आ रहा है, तो मेरे को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा. तो सच इज अ केस ऑफ एनफोर्समेंट एक्शंस और पेनल्टीज. अर्लियर देयर वाज नो फॉर्मल मैकेनिज्म टू एनेबल द इंडिविजुअल्स टू डिपॉजिट अ टैक्स कंप्लायंटली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन. अब उनको प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा, उसके बेसिस पे वो टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं. एक बेसिक आइडिया जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ इट. ये खाली रीड कर लेना, बिल्कुल भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन. देखो बेटा, अभी बहुत टाइम से जीएसटी में टैक्स ऑफिसर्स लोग क्या है ना, थोड़ी सी मनमानी करते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन आपको देने के लिए बहुत सारा अनशेड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ने नोटिस भी किया. तो डिपार्टमेंट ने एकदम क्लियर कर लिया कि देखो अननेसेसरली जो क्या बोलते हैं ना, जो एक्चुअल जो टैक्स पेयर्स है, those who are actually honest taxpayers, they should not be discouraged to take GST registration. You ask documents, but only ask which is as per the law. You can't just keep on asking those documents which are not required. तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन आया हुआ है सीबीआईसी का विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस. एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है, एक बार बस गो थ्रू कर सकते हो. देखो क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बस बता रहा हूं. इट एम्स टू बैलेंस द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशंस. फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, बट विद अ नीड टू इंश्योर जेन्युइन एप्लीकेशंस, एप्लीकेंट्स आर नॉट हैरेस्ड. ठीक है, ओके. Officers are strictly advised to adhere to the indicative list of the documents prescribed in REG 1. Just ask for the documents prescribed in REG 1 and avoid seeking unwarranted information such as PAN, Aadhaar, photographs of the lessors unless necessary. Proof of principal place of business के लिए like owned premises, अगर आपका खुद का premises है, rented premises, shared spaces, SEZ locations are covered in the document. Only in one valid document should be demanded. ऐसा नहीं कि सारा देना है. एंड प्रिजम्पटिव क्वेरीज लाइक अनरिलेटेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस और एप्लीकेंट्स रेसिडेंस आर डिस्करेज्ड. उसको किस घर पे रहता है, कहाँ रहता है, ये सब नहीं. जो बेसिक डिटेल्स जो चाहिए, जो एज पर REG 1 का डिमांड है, वही आपको मांगना है. एप्लीकेशंस नॉट फ्लैग्ड एज रिस्की should be approved within 7 days. क्या होता था, एक डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट है कि 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं आया तो डीम्ड अप्रूवल. तो ऐसे होते थे, तो डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि भैया ऑफिसर्स लोग काम नहीं कर रहे ठीक से. वाइल फ्लैग्ड एप्लीकेशंस याद होगा जिसमें रिस्क है, वहां पे 30 डेज का टाइम है. Officers must upload the verification reports promptly and seek clarifications only for specific documented reasons. Queries beyond prescribed grounds requires approval from the assistant commissioner or deputy commissioners. Zonal heads are instructed to supervise the processing timelines, prevent deemed registrations due to officer inaction, and ensure sufficient staff is assigned in this task. Strict disciplinary action is recommended for non-compliance with these guidelines. मतलब यहाँ पे ऑफिसर्स के ऊपर जो है strict actions लेने की बात की गई है. The instruction seeks to standardize the registration practices, reduce delays and enhance the ease of doing business while safeguarding the system from ITC fraud की fake registration नहीं ले रहा है ITC claim करने के लिए. एक बार बस ओवरऑल गो थ्रू कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जेम्पशन में आऊं, 3 सर्विसेज पे जीएसटी को एग्जेम्पशन में चेंज किया गया. पहला तो सर एंटी नंबर 25 कमिंग टू ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, राइट. तो पहले यहां पर ट्रांसमिशन एंड वर्ड यूज किया गया था. ठीक है, क्या यूज किया गया था, ट्रांसमिशन एंड. इस एंड को करके कर दिया गया है और. क्या देखो, सप्लाई सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन,
शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, सर्विस लाइंस जो पहले टैक्सेबल हुआ करते थे उसको एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। मीटर्स टेस्टिंग हो गया, मीटर्स को रेंट पे देना हो गया। डुप्लीकेट बिल इशू हो गया विच आर इंसिडेंटल टू और एक्सिलरी टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले था कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कर रहा है उसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया नहीं भैया, ट्रांसमिशन कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर्स, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन और, ठीक है, नॉट ट्रांसमिशन एंड, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एक आ गया सर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर में हो सकता है कि मान लीजिए आपने को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया गया, तो सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इंश्योरर्स आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कुछ याद होगा सर, आप मैंने मान लीजिए कार इंश्योरेंस के लिए होते हैं ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, एक बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस कराते हैं। मान लीजिए आपके कार के अगेंस्ट में किसी विक्टिम का कभी हो ना हो, बट अगर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, क्योंकि आपके ऊपर क्लेम नहीं आएगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी का क्लेम किसी और पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस आप करवा रहे हो, तो यहाँ पर क्या देखो, इंश्योरेंस सर्विसेज जो इस पर्टिकुलर फंड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के तहत अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इंश्योरर्स, हमने इंश्योरेंस कराया, कार इंश्योरेंस कराया आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल के लिए जो प्रीमियम दे रहे हैं अंडर दिस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, इनको जो दिया जा रहा है इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लेना। सर नेक्स्ट में आपको याद करो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज पढ़ाया गया था एग्जेम्पशंस में, यहाँ पे कल एक नया ऐड हो गया है, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Any training partner which is approved by National Skill Training Development Corporation in relation to NSDC program, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज जो दिया जाएगा by a training partner approved by NSDC, right, तो इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इनके ऊपर भी एग्जेम्पशन आ गया है सर। On them also there will be no GST। नेक्स्ट बेटा लास्ट में एक जनरल सर्कुलर आया है, वो भी एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे अलग अलग क्लैरिफिकेशंस आया कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। तो एक बार आइए गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पीनल चार्जेस बाय बैंक्स और एनबीएफसीज। बैंक एनबीएफसीज क्या करते हैं, बैंक एनबीएफसीज क्या करते हैं, दे डेफिनेटली चार्ज सम पीनल चार्जेस टू दी कस्टमर्स। तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा, इस पे एकदम क्लियर है सर। ठीक है, issue was whether GST applies to penal charges by regulated entities in place of penal interest following RBI's directive, clarified that penal charges is nature of deterrence for breach of contract terms। ठीक है, it is not subjected to GST, इस पे कोई भी GST नहीं लगेगा, बस इतना याद रखें, नो GST। पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, ठीक है, अब ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, राइट, जो गया पेमेंट गेटवेज हो गया बेसिकली, whether they are eligible for GST exemption, जो अपने 2000 का बात किए थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट चार्जेस 2000, क्वेश्चन अरोज whether PS the payment aggregators eligible for GST exemption for card based transaction in 2000। this circular confirms that the RBI regulated payment gateways qualify as the bank and they are eligible for the exemption, but it does not apply to the payment gateways। ये हो गया अलग PGs। ठीक है, तो बात समझो, पीएस अलग हो गए, आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स, जो आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स है उन पे तो जीएसटी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट जो पेमेंट गेटवेज है, जैसे अपने रेजर पे का ये सब का लेते हैं ना, अलग अलग पेमेंट गेटवेज लेते हैं, तो इस पे जीएसटी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो नो, इसमें नो जीएसटी एग्जेम्पशन, इसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू कर लेना। गवर्नमेंट एंटिटीज अगर कोई आर&डी सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट एंटिटीज अगर कोई आर&डी सर्विसेज दे रहा है, तो सर यस, टू एड्रेस द एम्बिग्यूटी ओवर जीएसटी ऑन आर&डी सर्विसेज प्रोवाइड अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स, इस पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, सर सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड। सर ये एज इज वेरिज बेसिस को अब इग्नोर कर देना। एज इज वेरिज बेसिस मतलब क्या है, रेगुलराइजेशन प्रिंसिपल जो सीबीआईसी ने अक्टूबर 24 से रिलीज किया था। क्या है वो बेसिकली, मतलब एज इज वेरिज बेसिस मतलब जो हो गया उसको गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। अगर आप टैक्स दे दिए तो दे दिए, अगर आप टैक्स नहीं दिए तो कोई बात नहीं, कंटिन्यूड रहेगा वो, उसको बोलते हैं एज इज वेरिज बेसिस। स्किलिंग सर्विसेज बाय एनएसडीसी पार्टनर्स, ठीक है, स्किलिंग सर्विसेज बाय एनएसडीसी
पार्टनर्स। इसमें भी क्या हुआ था कि सर बीच में इस एनएसडी पार्टनर्स के एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया था इफेक्टिव दिस, बट लेटर रिस्टोर्ड फ्रॉम 16 जनवरी। जीएसटी पेड बिटवीन दिस टू इज रेगुलराइज्ड। जो हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडी, ठीक है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडीज, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जेम्पशन हमने पढ़ा था गवर्नमेंट सर्विसेज वाला में, इट डज नॉट अप्लाई टू फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक हाउस कीपिंग, हॉर्टिकल्चर अवेल्ड बाय एमसीडी फॉर ऑफिस अपकीप। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सच सर्विसेज। सर ये एमसीडी क्या हो गया? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, याद करो हमने पढ़ा था सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सर्विसेज टू गवर्नमेंट, याद है, कॉम्पोजिट सप्लाई कर रहे हो, नॉट मोर देन 25% ऑफ गुड्स, प्योर सर्विसेज दे रहे हो गवर्नमेंट को, जीएसटी नहीं लगेगा फॉर म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन। तो देखो क्या है, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है लाइक हाउस कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, ये कोई फैसिलिटी, ये कोई वैसा सर्विसेज नहीं है फॉर म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन, तो इस पर कोई भी जीएसटी का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेटस एज लोकल अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है दे आर नॉट अ लोकल अथॉरिटी, right, and services provided by them are not eligible for any reverse charge mechanism which is applicable to local authority। मतलब याद करो गवर्नमेंट सर्विसेज अगर दे रहा है तो उस पर आरसीएम लग जाता है, उनको नहीं देना होता है, बट डीडीए को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, तो दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ आरसीएम। मतलब उनको उनके सर्विसेज पे उनके रेसिपिएंट जीएसटी नहीं पे करेंगे, वो खुद पे करेंगे। ऑलरेडी हमने बात कर लिया अनरजिस्टर्ड टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स आज के अमेंडमेंट में कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स को पे कर रहा है तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा सर। इसमें भी इन्होंने रेगुलराइजेशन डाल दिया है। जीएसटी अंडर आरसीएम फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल्स बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कॉम्पोजिट इज रेगुलराइज्ड फॉर द पीरियड दिस पीरियड टू दिस, मतलब जो हो गया उसके उस पर गवर्नमेंट कुछ भी लेने वाली नहीं है टैक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आ गया तो टैक्स ले लेगी, नहीं, टैक्स नहीं लगेगा सर। सपोर्ट सर्विसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज अगर कोई सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है तो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी रेगुलराइज्ड हो गया सर। ये सब हमें रेगुलराइज्ड एंड ऑल ये सब करना है, बिल्कुल नहीं करना, आपके एग्जाम के लिए सब रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में सब कुछ डाल देता है, कुछ भी छोड़ता नहीं है। एक बार मुझे कोटा पूरा करने के लिए करना पड़ता है भाई, ठीक है। कल को आप ये नहीं बोले सर आपने नहीं कर रखा है, ये नहीं कर, भाई मैंने सब करा दिया है, मैंने कुछ छुड़ाया नहीं है। मेरा काम ये है तुमको गाइड करना कि ये तुम छोड़ के जा सकते हो, ये सब रेगुलराइज, ये सब डेट्स कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मीटर टेस्टिंग, रिलीज ऑफ कनेक्शन, डुप्लीकेट बिल्स बाय ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज आर उसको एग्जाम किया गया था। जीएसटी जो 15 जनवरी तक पेड किया गया था उसको रेगुलराइज कर दिया गया। मैसेज गौते इंस्टीट्यूट एंड मैक्स म्यूर भवंस, ठीक है, इनको ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और वो अलग अलग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। दे डिड नॉट चार्ज जीएसटी, ये कभी से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किए थे अंडर अ बोनाफाइड बिलीव कि इनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। जीएसटी जो पे हो चुका उसको रेगुलराइज कर दिया, अब उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा भैया, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो गौते इंस्टीट्यूट एंड मैक्स म्यूर भवंस, तो एक सर्कुलर आया था बेटा सर्टेन सर्विसेज के ऊपर, एक बार गो थ्रू करने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो सर अल्टीमेटली हमें बता दो हमें क्या अल्टीमेटली ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जेम्पशन वाला चैप्टर में जो 3 अमेंडमेंट है ये ध्यान देना बस, ठीक है। बाकी जो ये अच्छा था, वाउचर वाला जो पॉइंट था ये अच्छा था, ये थोड़ा ध्यान दे देना बस, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई में प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट निकालना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ स्टेट निकालना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द करेक्ट एलोकेशन, ये ध्यान दे देना। आईजीएसटी में अपने अच्छा पॉइंट पड़ा इनपुट का टैक्स क्रेडिट का 16(2)(b) में, राइट, दैट इज एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्स। 2 सर्विसेज में आरसीएम में चेंजेस आए हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स 9(5) में जो सीबीएसई सर्कुलर क्लैरिफाई कर दिया, नो जीएसटी लायबिलिटी कैन बी पेड यूजिंग आईटीसी अंडर 9(5) एंड दे विल नॉट हैव टू पे रिवर्स द आईटीसी, उनको आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इनडायरेक्ट टैक्स का एक छोटा सा अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट तो क्या बोलूं, सर्कुलर था जो आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एक बार गो थ्रू कर लेना, मजा आ जाएगा देख के, मजा आ जाएगा तो शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ। और इसके नोट्स मैंने ड्राइव पे डाल दिए हैं, जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम नोट्स में डाल दिए हैं, जाके देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो थ्रू इट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय इनडायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 25। डीटी का अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, तो डीटी आईडीटी इंटर का अमेंडमेंट्स हो चुका है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से रेगुलर क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज पढ़ेंगे तो ही आपका जो है रिजल्ट उसी पे डिपेंडेंट है, और रिजल्ट आएगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।